हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट मंत्रा। आई एम प्रेम शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी एंड मेंटर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वन लाइनर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट, इसमें हम कुछ साइंटिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट था, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, इससे हमें क्या पता चला था? इससे हमें ये पता चला था कि CO2 क्या है, रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि CO2 रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। क्या दिया इन्होंने? कॉन्सेप्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो और इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने बोला था कि प्लांट्स क्या है, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ये तो आज हमें पता है कि स्टोमेटा से क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और ये इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट से किया था? बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं इस लिस्ट में वो है जैन इंगनहाउस। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि सनलाइट जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, सनलाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। और उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट आए वो कौन से थे? जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है? ये सब बातें आज हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, पर इन्होंने ये सब चीजें पहली बार डिस्कस की थी, है ना। और इन्होंने बाद में ये भी कहा था कि स्टोर किस फॉर्म में होता है, ये स्टार्च की फॉर्म में क्या है, स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो थे TW इंगलमैन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्होंने क्या दिया था? एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या पता चला कि हमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस कलर पे होती है आपके? ब्लू एंड रेड कलर पे क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, इसी में आगे देखते हैं हम लोग। इन्होंने एक फिलामेंटस एल्गी थी, इस एल्गी का नाम भी आपको याद होना चाहिए, फिलामेंटस एल्गी, है ना, जो कौन सी है, क्लैडोफोरा। उस पे एक्सपेरिमेंट अपने कंडक्ट किए थे। ठीक है, तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। रब कर लेते हैं एक बार, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हम लोग देख रहे हैं वो कौन से हैं? कॉर्नेलियस वैन नील। कौन से नेक्स्ट साइंटिस्ट? कॉर्नेलियस वैन नील। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो O2 इवॉल्व होती है, जो O2 इवॉल्व होती है आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, ये कहाँ से आती है? आपके वाटर से आती है। कहाँ से आती है? वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, और ये आपको याद होने चाहिए। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था अपना? ग्रीन, जो आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो आपके हैं।
ठीक है, उन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये साइंटिस्ट हो गए कंप्लीट, इनको यही आप पढ़ के चले जाएंगे तो इनमें से ही आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा नीट में 2020 में। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपको क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, समझ आई बात? तो इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ। तो वहां पे दो सिस्टम होते हैं। आपका पहला है मेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में आपका कौन आ रहा है? थाइलाकोइड, ग्राना थाइलाकोइड आ रहा है, थाइलाकोइड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा क्या है? स्ट्रोमा लैमेले। सेकंड क्या है? स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? लाइट रिएक्शन। क्या करते हैं ये? लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं? लाइट रिएक्शन करते हैं। उसके बाद क्या है? एक दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा क्या करता है आपका? डार्क रिएक्शन। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए कि लाइट रिएक्शन कौन कर रहे हैं? थाइलाकोइड एंड स्ट्रोमा लैमेला, जिसको मेम्ब्रेनस सिस्टम भी बोलते हो। और स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन कर रहा है और लाइट रिएक्शन ये दोनों कर रहे हैं, और इसी को क्या बोला गया है? डिवीजन ऑफ लेबर के बोला गया है। ठीक है, काम बांट के हो रहा है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका क्रोमेटोग्राम। एक टेक्नोलॉजी होती है क्रोमेटोग्राफी, आपने मेटलर्जी में पढ़ी होगी, जिसमें क्या है? लिक्विड डालते हैं और अलग अलग लेवल पे वो लिक्विड क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। केमिस्ट्री का टॉपिक है आपका। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए क्या करता है? शोज, क्लोरोफिल ए शोज ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर शो करता है क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, पढ़ लेना क्रोमेटोग्राफी, अच्छा टॉपिक है। तो अब तो 2 ही दिन बचे, क्या पढ़ोगे अब, है ना। उसके बाद क्लोरोफिल बी। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी यहाँ इस पे कमजोर है, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, इसलिए मैं बोलता भी रहता हूँ, है ना। क्लोरोफिल बी क्या शो करता है? येलो कलर शो करता है। येलो ग्रीन कलर आपको क्या है? देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ज़ैंथोफिल। नेक्स्ट आपका क्या है? ज़ैंथोफिल। ठीक है, जो ज़ैंथोफिल है वो क्या है? येलो रहता है आपका, है ना। और उसके बाद क्या है? कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन क्या है आपका? येलो ऑरेंज, है ना। ये आपको कलर याद रहने चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वो किसके बारे में? एसेसरी पिगमेंट। अब एसेसरी के नाम से ही वो हो जाता है कि एसेसरी क्या होते हैं? एक्स्ट्रा में होते हैं, है ना। ये क्या हेल्प करते हैं? ठीक है, किस में हेल्प करते हैं? आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो लाइट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके ये क्या है आपका, उनको प्रोवाइड करवा देते हैं और उसको भी क्या है? फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद ये जो पिगमेंट्स है, जो आपके ज़ैंथोफिल हो गए, आपके कैरोटीन हो गए, ये क्या है? क्लोरोफिल को किससे बताते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन से, है ना। लिख देता हूं मैं इस बात को, पिगमेंट्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, पिगमेंट आपके क्या करते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं क्लोरोफिल को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, पता ही चल गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिएक्शन सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए में जो रिएक्शन सेंटर का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा जो मॉलिक्यूल है उनको क्या बोला जाता है? एंटीने मॉलिक्यूल। ठीक है, और एंटीने मॉलिक्यूल को आपको क्या बोल सकते हैं? LSC, लाइट हार्वेस्टिंग
कॉम्प्लेक्स, क्या बोल सकते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ आई बात। तो यही क्या करते हैं, यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका फोटो सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट की, पीएस फर्स्ट, है ना। तो जो पीएस फर्स्ट है उसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए में, वो कितना कौन सा होता है आपका, 700, है ना। ये आपको याद रखना है 700, या फिर उसको क्या बोलते हैं, P700। वेवलेंथ के साथ इन्वॉल्व है ये चीज, अभी मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, PS2 इसका जो रिएक्शन सेंटर है ना, वो क्या है, क्लोरोफिल ए का 680, ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हैं P680, है ना। ठीक है, और यहाँ पे जो P है, P क्या रिप्रेजेंट करता है, पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है, उसी को ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, जो रिएक्शन सेंटर है PS1 में वो 700 जो वेवलेंथ है उस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और PS2 किस पे कर रहा है, 680 पे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नॉन साइक्लिक, किसके बारे में, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेट स्कीम। क्या बोलते हैं, जेट स्कीम। अगर आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा हुआ है तो आपको जेट दिख जाएगा। ठीक है ना। तो ये किस कारण की वजह से इसको ये बोलते हैं कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे, है ना, वो किस शेप की बनती है, जेट की बनती है। तो इसलिए नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेट स्कीम बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाटर स्प्लिटिंग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाटर स्प्लिटिंग के बारे में, या फिर आप इसको बोल सकते हो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोल सकते हो आप इसको, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है आपका, है ना, ये कहाँ पे होता है, यहाँ लिखते हैं इसको, अकर्स इन इनर साइड या ऑन द, क्या है, इन द इनर साइड, ल्यूमन की तरफ होता है, इनर साइड पे होता है ये, है ना, ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके जाएं, है ना, कि वाटर स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है, इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या है आपका, ATP NADPH प्लस H या NADPH2 जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, एंड O2। क्या बन रहा है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, ATP NADPH2 एंड O2। ठीक है, और अगर ये नहीं होगा, नॉन साइक्लिक नहीं होगा, तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, है ना, ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ आपका बनता है ATP। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि O2 कहाँ निकलेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। किसकी बात करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। भाई हैंडराइटिंग के लिए बिल्कुल माफ कर देना, बहुत तेजी में पढ़ा रहा हूँ, कभी टाइम होगा तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के आपको बताऊंगा, है ना। प्रोडक्ट जो कहाँ यूटिलाइज होते हैं, यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन। कहाँ यूटिलाइज होते हैं, यूटिलाइज इन डार्क रिएक्शन। कौन से प्रोडक्ट हैं वो बच्चों, ATP एंड NADPH प्लस H, है ना, या NADPH2 आप शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, मेरी आदत है इसको इसी तरीके से लिखने की।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, इन ग्राना थाइलाकोइड, ग्राना थाइलाकोइड, ठीक है। ग्राना थाइलाकोइड में आपके साइक्लिक प्लस नॉन साइक्लिक दोनों पाए जाएंगे, है ना। ग्राना थाइलाकोइड में आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। पर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्ट्रोमा आपका स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा थाइलाकोइड है, उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा आपका साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही क्या होगा उसमें होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, इट लैक PS2, क्या लैक करता है वो, PS2 लैक करता है। उसके बाद एक और एंजाइम है, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रोमा थाइलाकोइड में सिर्फ साइक्लिक रिएक्शन क्यों होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वहां पे एक तो PS2 नहीं है और क्या है NADP रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, वो भी वहां पे क्या है प्रेजेंट नहीं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है ना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये तो बहुत पूछा जाता है भैया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 में कौन है, FeS प्रोटीन, कौन है भाई, FeS प्रोटीन, ठीक है। FRS भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। ऐसे ही क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS2 में क्या है, फियोफाइटिन, कौन है भैया, फियोफाइटिन। ये पूछा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद कर लें, बहुत जरूरी है भाई, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। किस महान इंसान ने दी थी ये, पीटर मिशेल ने, किसने दी थी, पीटर मिशेल ने दी थी, और सिलेबस बढ़ा दिया था, है ना। तो ये कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या करती है ना, क्या बताती है ये, मैकेनिज्म ऑफ ATP प्रोडक्शन, क्या बताती है, मैकेनिज्म ऑफ ATP प्रोडक्शन, है ना, ये इसका काम है, ठीक है। तो ये दोनों ही जगह एप्लीकेबल है, क्लोरोप्लास्ट में मतलब जैसा फोटोसिंथेसिस में जो हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, वहां के लिए भी ये है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया में हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, वहां के लिए भी ये क्या है, एप्लीकेबल है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं ये बोल रहे हैं इस थ्योरी में कि ATP सिंथेसिस इज डेवलप्ड ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ATP सिंथेसिस के लिए कौन क्या है रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है रिस्पॉन्सिबल है ना। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है, अक्रॉस मेम्ब्रेन बनता है ना। और क्लोरोप्लास्ट में किसके अक्रॉस बनता है, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के क्या है अक्रॉस बनता है ना। और आपका दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में किसके अक्रॉस बनता है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में, क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसके बारे में बात करते हैं, क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना, इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्या होता है, लो pH ऑफ थाइलाकोइड ल्यूमन। तो थाइलाकोइड ल्यूमन में क्या होगा, लो pH होगी, मतलब हाई क्या होगा, हाई H+ होंगे, है ना।
इससे क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, क्रिएट होता है। थाइलाकोइड ल्यूमेन में पीएच लो हो जाती है, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग इसी को आगे करते हैं, कीमियो ऑस्मोसिस क्या है, किस चीज की इसको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्स एक मेम्ब्रेन चाहिए इनको। ठीक है भाई, देखो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, नीट का एग्जाम अच्छा करके आना, कमेंट में बताना अगर कोई क्वेश्चन आए। ठीक है। अब प्रोटोन पंप, एक प्रोटोन पंप की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए हमें, प्रोटोन पंप के बाद एक प्रोटोन ग्रेडियंट होना चाहिए, वो मैंने बता ही दिया आपको, प्रोटोन ग्रेडियंट होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक आपके पास एंजाइम होना चाहिए एटीपेज। ये चार चीजें क्या है, रिक्वायरमेंट है कीमियो ऑस्मोसिस के लिए, है ना। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेल्विन केल्विन। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कार्बन 14, ये रेडियो एक्टिव है ना, इसको क्या किया था, यूज किया था, है ना। तो क्या पता करने के लिए इन्होंने पाथवे ऑफ एक्सोज, है ना, एक्सोज अगर तुम्हें पता हो ग्लूकोज के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे इन्होंने कार्बन 14 को क्या किया था, यूज किया था, है ना। ठीक है। और फिर इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, इसके बाद इन्होंने दिया था केल्विन साइकिल का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने कार्बन 14 को क्या है, यूज किया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं C3 पाथवे की। किसकी बात करते हैं हम लोग, C3 पाथवे की हम लोग क्या है, बात करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ बायोसिंथेटिक फेज और डार्क फेज, है ना। C3 पाथवे में जो पहला फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ना, किसका, डार्क फेज का। हम बायोसिंथेटिक फेज नहीं लिखते, लंबा पड़ जाएगा, है ना। डार्क रिएक्शन का वो क्या होता है, पीजीए। क्या होता है, पीजीए, 3 कार्बन का होता है भैया, पीजीए। ठीक है। ऐसे ही C4 पाथवे में क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट डार्क फेज का या डार्क रिएक्शन का, OAA। क्या है, OAA। और इसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। तो ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है आपका, RUBP। क्या है, RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, है ना। और ये क्या है, 5 कार्बन कीटोस शुगर। क्या है ये, 5 कार्बन कीटोस शुगर। उसके बाद C4 में कौन है आपका प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, कौन है आपका, PEP। कौन है, PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फोस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। ये इसका क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है ना। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, केल्विन साइकिल की बात कर लेते थोड़ी। केल्विन साइकिल, है ना। केल्विन साइकिल क्या है, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है, चाहे C3 हो, C4 हो या फिर कैम हो, सब में केल्विन साइकिल क्या है, आपकी प्रेजेंट है। ये बात आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि C4 में नहीं होती या कैम में नहीं होती। ठीक है। केल्विन साइकिल के 3 मेजर स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। क्या है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब अगर टाइम होता तो मैं तीनों को ही आपको डिटेल में। नेक्स्ट बच्चों हम इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं आपका, है ना, केल्विन साइकिल के बारे में। ठीक है। केल्विन साइकिल में क्या है, आपके 3 स्टेप हैं। पहला है आपका कार्बोक्सिलेशन,
ठीक है। दूसरा स्टेप का क्या है आपका रिडक्शन, है ना, और तीसरा क्या है, थर्ड क्या है आपका रीजनरेशन, है ना। अगर टाइम होता तो मैं इसको डिटेल में बताता, अभी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है आपका, कार्बोक्सिलेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन स्टेप जो होता है आपका, है ना, उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 ATP। 2 ATP का क्या होता है, उसमें यूटिलाइजेशन होता है ना, और उसके साथ क्या क्या है, 2 NADPH प्लस H, ठीक है, फॉर 1 CO2 मॉलिक्यूल। एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए कितने ATP, 2 ATP और 2 NADPH क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है आपका, कितना ATP इस्तेमाल होता है, एक ATP इस्तेमाल होता है ना। तो आप हिसाब लगा लीजिए, ईच CO2 के लिए, ईच CO2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 NADPH2 यूज कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एंड 3 ATP यूज कर रहे हैं, ठीक है, केल्विन साइकिल में, किसमें, केल्विन साइकिल में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब हमें क्या करना है, एक मॉलिक्यूल बनाना है। एक मॉलिक्यूल किसका बनाना है, ऑफ हेक्सोज। किसका बनाना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज, है ना, ठीक है। चाहे आप ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। ग्लूकोज ले लिया हमने, फ्रक्टोज ले लिया, ठीक है। तो आपको कितने टर्न करने पड़ेंगे, 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल। कितने टर्न करने पड़ेंगे आपको, 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल। 6 टर्न आपको केल्विन साइकिल के करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, 18 ATP, 18 ATP एंड 12 NADPH2 यूज करने पड़ेंगे एक मॉलिक्यूल हेक्सोज शुगर का बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं C4 प्लांट। C4 प्लांट में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये वो क्या है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए अडेप्टेड है, अडेप्टेड फॉर ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। एक बार मैं रब कर लूं इसको, फिर इस पर और बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि C4 प्लांट किसके लिए अडेप्टेड है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए, है ना, ठीक है। और इनके प्लांट के पास एक खास चीज होती है जिसको बोलते हैं हम क्रेन्स एनाटोमी। क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटोमी। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इनकी लीव्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद इसी को आगे बताते हुए बंडल शीट सेल, या फिर इनको क्रेन्स सेल भी बोलते हैं, ये क्रेन्स एनाटोमी से ही क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद इनमें क्या होता है, थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। और इम्परवियस टू, इम्परवियस मतलब पास नहीं हो सकता है, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, है ना। और इनमें आपको और क्या नहीं मिलेगा, नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। क्या नहीं मिलेगा, इंटर सेल्यूलर स्पेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इन्हीं की वजह से क्रेन्स एनाटोमी होती है। तो ये बातें आपको इसके बारे में याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो C4 प्लांट्स है, जो आपके C4 प्लांट हैं, इनमें PEP केस, पेप केस इज फाउंड इन मेसोफिल सेल, इन
मेसोफिल सेल्स। एंड रूबिस्को आपको कहाँ मिलता है? रूबिस्को आपको मिलेगा इन बंडल शीथ सेल। मैं इसको बंडल शीथ सेल BSC लिख देता हूँ, बंडल शीथ सेल, प्लीज समझ जाना ये बात, ठीक है। उसके बाद इन C4 प्लांट्स CO2 इज ट्रांसपोर्टेड, CO2 जो ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। किसके फॉर्म में होती है वो? मैलिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ना, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। या फिर आप कर सकते हो एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ये भी क्या है? एक 4 कार्बन कंपाउंड है ना। तो कहाँ होती है ये? मेसोफिल सेल टू बंडल शीथ सेल BSC, है ना, मेसोफिल सेल टू BSC। तो अगर आपको CO2 ट्रांसफर करनी है तो किस फॉर्म में होगी? मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड की फॉर्म में ये होगी, है ना। सॉरी इसके लिए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूबिस्को के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम? रूबिस्को के बारे में। इट कैन होल्ड बोथ, सॉरी होल्ड बोल रहा हूं मैं, कैन बाइंड बोथ CO2 एंड O2, ठीक है। C3 जो प्लांट्स होते हैं उसमें सम ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन क्या होती है, क्या बाइंड कर जाती है रूबिस्को से, है ना, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फोटो रेस्पायरेशन बोलते हैं। वेस्टफुल प्रोसेस है, कोई मतलब नहीं निकलता, बिल्कुल बकवास प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन वन फोटो रेस्पायरेशन, एक फोटो रेस्पायरेशन में क्या है आपको? RUVP, है ना। RUVP 5 कार्बन कंपाउंड है, वो किस में बदल जाता है? 1 PGA में बदल जाता है, जो कि है क्या है? एक 3 कार्बन कंपाउंड है ना, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, प्लस 1 आपका फोस्फो ग्लाइकोलेट, है ना, ठीक है। ये क्या है? एक 2 कार्बन कंपाउंड है ना, ठीक है। बिल्कुल ही इसके लिए मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा वेस्टफुल प्रोसेस। क्या है? बिल्कुल ही वेस्टफुल प्रोसेस है भाई, है ना। और इसी चीज को क्या है, बचने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए C4 प्लांट क्या है, डेवलप हुए थे, है ना। C4 प्लांट में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, नहीं होता है। कारण क्या है? बिकॉज क्या है, यहाँ पे जो बंडल शीथ सेल है BSC है, उसमें जो CO2 का कंसंट्रेशन ये इतने ज्यादा कर देते हैं कि O2 से की तरफ तो वो देखता भी नहीं है, O2 की तरफ वो बिल्कुल देखता भी नहीं है, ठीक है। समझ आई बात, है ना। उसके बाद फिर लास्ट में इसको रब कर देता हूँ, फिर हम एक लास्ट टॉपिक बचा है उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, है ना। किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। किसने दिया था भैया? ब्लैकमैन ने। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि CO2 क्या है? मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। CO2 क्या है? मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। CO2 क्या है? मेजर लिमिटिंग फैक्टर है ना। अब जो CO2 सैचुरेशन है, CO2 सैचुरेशन है C4 प्लांट्स के लिए, वो कितनी है आपकी? 360 ppm। क्या है? 360 ppm कंसंट्रेशन ऑफ CO2, है ना। और ऐसे ही क्या है? CO2 सैचुरेशन इसके लिए C3 प्लांट्स के लिए कितनी है आपकी? 450 ppm
कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है C3 जो प्लांट्स है, जो आपके C3 प्लांट्स है ना, वो क्या है, रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसंट्रेशन। क्या करते हैं वो, रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसंट्रेशन। हायर CO2 कंसंट्रेशन को क्या करते हैं वो, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है। ठीक है, उसके बाद फॉर जो प्लांट्स शेड में होते हैं, प्लांट्स इन शेड या फिर डेंस फॉरेस्ट में है, वो बड़े प्लांट्स आ गए। ठीक है, जो लाइट है ना, लाइट इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर। लाइट क्या उनके लिए, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है ना। ठीक है, और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, जो डार्क रिएक्शन है वो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। डार्क रिएक्शन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है ना। ठीक है, तो और टेम्परेचर कंट्रोल है ना। तो ये क्या है, कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है ना। तो अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज से इधर उधर होगा तो क्या होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और वो क्या है, लाइट ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है लाइट से, है ना। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि जो डार्क रिएक्शन है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है और टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं एंजाइम। तो जो लाइट रिएक्शन है वो टेम्परेचर के या लाइट के कम सेंसिटिव होता है कंपेयर टू डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट था। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।